एवरीवन, वेलकम टू इट्स शिक्षा टाइम चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोगी के बेस्ट 30 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, द फिनोमिना वेयर अ सिंगल वर्ड इज एसोसिएटेड विद टू और सेवरल रिलेटेड मीनिंग्स इज नोन एज। यहाँ पूछा गया है कि जहाँ एक शब्द के दो या दो से अधिक संबंधित अर्थ हो सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है होमोनिम्स, सेकंड होमोग्राफ, थर्ड पोलीसेमी एंड फोर्थ नीमी। इसका करेक्ट आंसर है पोलीसेमी। पोलीसेमी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द बैंक इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रेड ब्रिक। यहाँ पे बात करें बैंक की, यानी कि एक बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं जो रेड ब्रिक की कंस्ट्रक्ट हुई है। सेकेंड है आई विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। यहाँ पे बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहाँ से मनी जो है वो विड्रॉ की है। इसके बाद आप देख सकते हैं व्हाट अबाउट रिवर बैंक। ये सेंटेंस है, यहाँ पे बैंक जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे रिवर का जो किनारा होता है उसके बारे में बात की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैंक है वो एक ही शब्द है लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ हैं। अलग अलग सेंटेंस में ये अलग अलग अर्थ जो है वो बनाता है, तो इसे हम पॉलीसेमी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन मेथड। यहाँ पे पूछा गया है कि जो उच्चारण की विधि है या तो बहुत ही कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो कौन सा मेथड है। तो ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ग्रामर ट्रांसलेशन, सेकंड सीएलटी, थर्ड एसएलटी, फोर्थ ऑडियो लिंगुअल। सो द करेक्ट आंसर इज ग्रामर ट्रांसलेशन, यानी कि जो व्याकरण अनुवाद है उस पर हम बहुत ही कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं प्रोनाउंसिएशन में। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच। ये जो यहाँ पे व्याकरण अनुवाद मेथड के बारे में बात की गई है कि जिसे हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ग्रामर, सेकंड फॉरेन लैंग्वेज, थर्ड रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज यूसेस, फोर्थ क्लासिकल लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरेन लैंग्वेज। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है यानी कि व्याकरण अनुवाद का जो विधि होती है वो फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय एनसीएफ 2005 फॉर टीचिंग इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल। यहाँ पे एनसीएफ 2005 की बात की गई है, यानी कि नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए प्राइमरी लेवल पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट टू नेगोशिएट देयर ओन लर्निंग गोल्स एंड एवोल्यूएट देयर ओन प्रोग्रेस, एडिट, रिवाइज, रिव्यू देयर ओन वर्क। सेकेंड है टू यूज डिक्शनरी सुटेबल टू देयर नीड्स। थर्ड, टू बी एबल टू आर्टिकुलेट इंडिविजुअल पर्सनल रेस्पॉन्सेज इफेक्टिवली। Fourth, to promote learners' conceptualization of printed text in terms of heading, paragraph and horizontal lines. Correct answer है वो है सेकेंड, यानी कि to use dictionary suitable to their needs, यानी कि अपनी नीड्स की अकॉर्डिंग डिक्शनरी यूज करना जो है वो एनसीएफ 2005 के ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5, at the initial stages of language learning, dash may be one of the languages for learning activities that create the child awareness to the world। यहाँ पे पूछा गया है कि जो भाषा सिखाने के जो प्रारंभिक चरणों में कौन सी ऐसी भाषा है जिसे सीखने की गतिविधियों के लिए भाषाओं में से एक हो सकती है जो दुनिया के लिए बच्चों की जागरूकता को पैदा करती है। इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, थर्ड सेकेंड लैंग्वेज, फोर्थ हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है नेटिव लैंग्वेज, और बच्चे की जो लोकल लैंग्वेज या फिर आप बोल सकते हैं कि जो मदर टंग होती है, बच्चे की मातृभाषा जो है वो सबसे बेस्ट मीडियम होती है इनिशियल स्टेज में बच्चे के सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स।
यहाँ पे पूछा गया है जो लेखन है वो किन ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। जो स्पीच साउंड जो है यहाँ पे जो बात की गई है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम उन्हें डिफरेंट वेज में। उन्हें हम ग्राफिकली, फोनेटिक और अल्फाबेटिकल और सिस्टमेटिक वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात की गई है राइटिंग की, तो राइटिंग जो है वो किसका प्रेजेंटेशन है। उसके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट अल्फाबेटिकल, सेकंड ग्राफिकल, थर्ड फोनेटिक, फोर्थ सिस्टमेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ग्राफिकल। Writing is the graphical representation of speech sounds. Question number 7. If you are listening to the description of how to reach a specific location, then you are doing. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप वर्णन सुन रहे हैं कि कैसे एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचा जाए, तो आप क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है फोकस्ड लिसनिंग, सेकंड इंटेंसिव लिसनिंग, थर्ड एक्सटेंसिव लिसनिंग, फोर्थ कैजुअल लिसनिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटेंसिव लिसनिंग, यानी कि व्यापक सुनना। आप यहाँ पे एक्सटेंसिव लिसनिंग कर रहे हैं, आप बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपको कहाँ तक पहुंचना है और कैसे कैसे पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 8. द डॉग लिव्ड इन द गार्डन बट द कैट हु वाज स्मार्टर लिव्ड इनसाइड द हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो कुत्ता जो है वो बगीचे में रहता है लेकिन घर के अंदर रहने वाली होशियार बिल्ली का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थर्ड कंपाउंड सेंटेंस, फोर्थ सिंपल सेंटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि जटिल यौगिक वाक्य। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो है द डॉग लिव्ड इन द गार्डन बट द कैट, और डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे है हु वाज स्मार्टर लिव्ड इनसाइड द हाउस। क्वेश्चन नंबर 9. When a teacher uses Relia to teach vocabulary and grammar, she is. जब एक शिक्षिका शब्दावली और व्याकरण सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है तो वह है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट यूजिंग रोल प्ले एज ए लर्निंग डिवाइस, सेकंड यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड रियल लाइफ सिचुएशंस, थर्ड यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फोर्थ टीचिंग थ्रू ट्रू स्टोरीज। यहाँ पे जो टीचर है वो रीलिया यूज करती है। रीलिया का मतलब होता है यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि रियल वास्तविक जो वस्तुएं हैं वो यूज करना अपने टीचिंग के दौरान। करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सेकेंड, यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 10. कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड, यानी कि लेखन के सम्मेलनों में शामिल है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट स्टोरी आइडिया, सेकंड प्रॉपर पंक्चुएशन, थर्ड इमेजिनेशन एंड फोर्थ इज गुड वोकैबुलरी। देखिए दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ राइटिंग के अंदर जो आते हैं वो आते हैं स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस, कैपिटलाइजेशन आता है और ग्रामर इसके अंदर आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा प्रॉपर पंक्चुएशन। क्वेश्चन नंबर 11. अ पोएम whose first letter of each line spell out a word is called. यहाँ पे पूछा गया है कि वह कविता जिसके जो प्रत्येक पंक्ति के पहले अक्षर से एक शब्द का बोध होता है वह कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एलिटरेटिव, सेकेंड टीपिक, थर्ड एरोस्टिक, फोर्थ हाइकू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एरोस्टिक। ये एक एरोस्टिक पोएम का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर जो है वो स्पेल कर रहा है एक वर्ड को, यानी कि यहाँ का जो पहला अक्षर है वो एक शब्द का बोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 12. स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीज देम एज अ होल पर्सन। यहाँ पे पूछा गया है कि छात्र जीव नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि उन्हें एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखती है। ऑप्शन फर्स्ट है CLT, सेकेंड SLT, थर्ड साइलेंट वे, फोर्थ CLL। करेक्ट आंसर हो जाएगा CLL, यानी कि
कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट्स को एज अ होल पर्सन देखा जाता है, ना कि एक ऑर्गेनिज्म की तरह। CLL अप्रोच जो होता है वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 13, डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश पर्टेन्स टू। यहाँ पे पूछा गया है जो मौखिक अंग्रेजी में शिष्टाचार का संबंध है। फर्स्ट, appropriate gestures. Second, clarity and purity of style. Third, correct grammatical usage. Fourth, voice quality. देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है डेकोरम क्या है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे डेकोरम का मतलब होता है एटिकेट्स, यानी कि आपका एक उचित सोशल बिहेवियर क्या होता है, आपका एप्रोप्रिएट गेस्चर क्या होता है, उसे हम डेकोरम बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एप्रोप्रिएट गेस्चर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स। यहाँ पे पूछा गया है कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से कौन से संरचनात्मक शब्द हैं। ऑप्शन दिए गया, फर्स्ट ऑक्सिलरीज, सेकंड प्रीपोजिशंस, थर्ड कंजक्शंस, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए स्ट्रक्चरल वर्ड्स यानी कि जो संरचनात्मक शब्द हैं उसके अंदर हमारे आर्टिकल्स, ऑक्सिलरीज, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस और प्रोनाउन जो हैं वो वर्ड्स आते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब यहाँ पे है वर्ड्स, यानी कि जो सहायक वर्ड्स होते हैं। कंजक्शंस होते हैं, इन्हें हिंदी में बोलते हैं संयोजक, यानी कि जो दो वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। प्रीपोजिशन होते हैं जो पोजीशन के बारे में बताते हैं, जैसे कि लोकेशन, डायरेक्शन और टाइम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, नोट टेकिंग इज डन। यहाँ पे बात कर रहा है कि जब हम नोट्स जो हैं वो लिखते हैं तो वो हम कब करते हैं। पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग अ लेक्चर, सेकेंड वाइल रीडिंग अ रिव्यू, थर्ड ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क, फोर्थ वाइल राइटिंग एन ऐसे। देखिए दोस्तों, जो हम नोट्स लिखते हैं वो हम लिखते हैं ड्यूरिंग अ लेक्चर, तो उससे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज अ काइंड ऑफ। यहाँ पे पॉजिटिव इंटरफेरेंस यानी कि जो सकारात्मक हस्तक्षेप है उसका काइंड पूछा, यानी कि प्रकार पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टारगेट लैंग्वेज, सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज, थर्ड पिक्टोरियल लैंग्वेज, फोर्थ नेटिव लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो पॉजिटिव इंटरफेरेंस है वो इज अ काइंड ऑफ टारगेट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 17, इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज। एक नई भाषा सीखने में बहुभाषावाद है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अ मेथोडोलॉजी, सेकेंड एन असिस्ट, थर्ड एन इंटरफेरेंस, फोर्थ अ बर्डन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि जब कोई पर्सन जो है वो मल्टीलिंगुइज्म है, यानी कि एक पर्सन जो मोर देन वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से ज़्यादा भाषा जो है वो जानता है, तो उसके लिए न्यू लैंग्वेज सीखना, नई भाषा सीखना जो है वो एक एसेस्ट के बराबर है, यानी कि एक संपत्ति के बराबर है। उसके लिए नई लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान हो जाती है। Question number 18, the method of teaching foreign language without using the pupil's फर्स्ट लैंग्वेज इज। यहाँ पे पूछा गया है कि छात्र की प्रथम भाषा, यानी कि जो हमारी मातृभाषा होती है, जो बच्चे की पहली भाषा होती है, उसका प्रयोग किए बिना विदेशी भाषा सिखाने की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया डायरेक्ट मेथड, सेकंड क्लासिकल मेथड, थर्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, फोर्थ इज ओल्ड मेथड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड जो है उसे हम नेचुरल मेथड भी बोलते हैं और इसे हम यूज करते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उन्हें सीखने में विदाउट यूजिंग फर्स्ट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। यहाँ पे पूछा गया है जो अभिव्यक्त भाषा शिक्षण है वो बदला है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेकंड है स्ट्रक्चरल टीचिंग, थर्ड सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, फोर्थ मोटिवेशनल टीचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्ट्रक्चरल
टीचिंग यानी कि संरचनात्मक शिक्षण। स्ट्रक्चरल टीचिंग के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो लर्न करते हैं सेंटेंसेस को, वाक्य को एक सिस्टमेटिक मैनर में, यानी कि ये इन्वॉल्व करता है एक स्ट्रक्चर को, सीक्वेंसिंग और पैटर्न के अरेंजमेंट को, जिससे कि बच्चे वर्ड्स को जो है एक प्रॉपर और कंप्लीट सेंटेंस में बना सके एक मीनिंग के साथ। यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर पैटर्न जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चरल टीचिंग में फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज CLIL स्टैंड फॉर? यहाँ पे पूछा गया है कि CLIL का अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कंटेंट लैंग्वेज इंटर लर्निंग, सेकेंड कंटेंट एंड लैंग्वेज बेस्ड इंटरेस्टिंग लर्निंग, थर्ड कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, फोर्थ कंटेस्ट फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, यानी कि सामग्री और भाषा एकीकृत शिक्षा। CLIL जो है दोस्तों वो एक तरह का अप्रोच है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लर्न करते हैं सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ एक सेकेंड लैंग्वेज जो है वो सेम टाइम पे लर्न करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा एक साइंस कोर्स जो है वो पढ़ रहा है और उसका टीचर जो है उसे इंग्लिश में जो है वो साइंस यानी कि विज्ञान का पाठ्यक्रम जो है वो अंग्रेजी में पढ़ा रहा है, तो यानी कि साइंस के साथ साथ बच्चे को इंग्लिश भी आ जाएगी। तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं CLIL। क्वेश्चन नंबर 21, पोएट्री टीचिंग इज, यहाँ पे पूछा गया है जो कविता शिक्षण है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टू लर्न वर्ड्स एंड फ्रेजेस, सेकेंड टू लर्न पोएटिक डिवाइसेस, थर्ड फॉर एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, फोर्थ टू राइट अ क्रिटिकल कमेंटेड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है पोइट्री टीचिंग क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पोइट्री टीचिंग इज फॉर एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। यहाँ पे आनंद और प्रशंसा के लिए जो है वो कविता के द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे कि बच्चे जो है वो एक करेक्ट रिद्म में, एक लय में बच्चे जो है वो पोएम को लर्न कर सके और बच्चों को आइडिया भी हो जाए पोएम जो टीचर पढ़ा रही है उसके बारे में, और बच्चे एंजॉय करेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इंटेंसिव रीडिंग रिफर्स टू, यहाँ पे पूछा गया है कि जो गहन पठन है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को डिटेल में पढ़ना, यानी कि उसकी डीपर नॉलेज उसके बारे में जानने को हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन, सेकंड रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर प्लेजर, थर्ड रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर एडिटिंग, फोर्थ रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर समवन एल्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फर्स्ट, रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 23, लर्निंग आउटकम्स एम एट, यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारे सीखने के परिमाणों का क्या लक्ष्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग, सेकंड अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, थर्ड अचीविंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, फोर्थ ensuring all the competencies are acquired by learner। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ensuring all the competencies are acquired by learners, यानी कि जो सीखने के परिमाणों का जो उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि जो छात्र हैं वो सभी कौशल सीखें, यानी कि सभी लर्निंग स्किल्स जो है वो डेवलप करें अपने अंदर और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान को इन फ्यूचर जो है वो लागू करें, उसको यूज करें। क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि NCF 2005 assigns supplementary and complementary roles to English language। This means that यहाँ पे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू NCF जो इंग्लिश लैंग्वेज का रोल जो है वो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री असाइन किया गया है, तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, सेकेंड है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज नथिंग टू डू विद टीचिंग लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस, थर्ड English language teaching is a hindrance to learning of other languages, fourth English language teaching violates the mother tongue based language education।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो टीचिंग होती है वो दूसरी लैंग्वेज को पढ़ने में भी हेल्पफुल होती है, यानी कि सहायक होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश का रोल जो है वो एक तरह से सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, एक दूसरे की कमी को पूरा करता है और दूसरे लैंग्वेज को पढ़ने में, याद करने में सहायक होता है। Question number 25. A teacher brings a newspaper to her class 8th students and asks them to find some advertisements. She then asks them to list out how advertisements are designed and what an advertisement contains. What is the newspaper here? यहाँ पे पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपनी 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक समाचार पत्र लाती है और उनसे कुछ विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट खोजने के लिए कहती है। फिर वह उनसे एक सूचीबद्ध यानी कि एक लिस्ट बनाने बोलती है कि विज्ञापन कैसे डिजाइन किए जाते हैं और विज्ञापन में क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अखबार जो है वो क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है फॉर रीडिंग, सेकेंड an instrument of language learning, a technique of language learning, fourth materials for language learning। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका ये हो जाएगा फोर्थ, यानी कि जो न्यूज़पेपर है वो एक तरह का मटेरियल है फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा सीखने के लिए सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 26, ड्रिलिंग इज अ टीचिंग लर्निंग टेक्निक और अ स्ट्रेटेजी इन। यहाँ पे पूछा गया जो ड्रिलिंग है वो टीचिंग लर्निंग की टेक्निक है या स्ट्रेटेजी है किसके अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट लैंग्वेज टीचिंग, सेकंड है स्ट्रक्चरलिज्म, थर्ड कम्युनिकेटिव लर्निंग टेक्निक, फोर्थ लेक्सिकल अप्रोच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म। कि जो ड्रिलिंग होता है वो होता है एक तरह का जो हम रिपीटेटिव जो है सेंटेंस को बार बार रिपीट करता है बच्चा, जिससे कि उसे लर्न होता है, चीज़ों को समझने में उसको क्लियर होता है, एक कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर डेवलप होता है। तो इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन डज द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलोंग टू? इमेजिन you are the narrator of the story. Write an entry in your diary about your experiences in about 100 words. यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न से संबंधित है। कल्पना कीजिए कि आप कहानी के कथाकार हैं। अपने अनुभवों के बारे में अपनी डायरी में लगभग 100 शब्दों में एक प्रविष्टि लिखिए, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे ये किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, सेकेंड इन्फरेंशियल क्वेश्चन, थर्ड क्लोज क्वेश्चन, फोर्थ एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन में लर्नर जो है उसको एज ए नरेटर जो बन के जो है नरेटर की पर्सपेक्टिव के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्टोरी लिखनी है, ना कि अपनी इमेजिनेशन और अपने थॉट्स को लगा के। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन में मदद करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है assessing a teacher's efficiency in teaching, second providing qualitative feedback to learners to improve, third creating an environment where learners can compete with each other, fourth engaging learners in meaningful tasks and preparing them for competitive exam। देखिए दोस्तों, फॉर्मेटिव असेसमेंट का यहाँ पे मतलब है कि बच्चों को ऑनलाइन फीडबैक जो है बच्चों को प्रोवाइड करना, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अपनी लर्निंग स्किल्स जो होती हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकें, यानी कि सीखने में सुधार कर सकें। और जो टीचर्स होते हैं वो अपनी टीचिंग में सुधार कर सकें, यानी कि अपने जो शिक्षण का उनका तरीका है उसको भी वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है दोस्तों वो एक तरह का फीडबैक होता है स्टूडेंट्स को देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेकेंड, यानी कि प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। क्वेश्चन नंबर 29, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक that deals with the explanation of the relation between language and society is known as, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भाषा विज्ञान की वह शाखा जो भाषा और समाज के बीच
संबंधों की व्याख्या से संबंधित है उसे डैश के रूप में जानी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट है सोसाइटियल लैंग्वेज, सेकंड है साइको लिंग्विस्टिक, थर्ड सोशियो लिंग्विस्टिक, फोर्थ एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच जो रिलेशन है उसको बोलते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक। Question number 30. A teacher divides the class into groups of 5 and asks them to discuss what they would do if they were caught in one of the following situations. Their friend falls down in the playground and is hurt. They are trapped in a building on fire. They are stuck up in a traffic jam. This activity is based on, यहाँ पे पूछा गया है कि एक शिक्षक जो है वो कक्षा को 5 के समूहों में विभाजित करता है और फिर उनसे चर्चा करने के लिए कहता है कि यदि वे निम्नलिखित स्थितियों में किसी एक में फंस जाएं तो वो क्या करेंगे। जैसे कि पहली स्थिति है, उनका दोस्त खेल के मैदान में गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। दूसरा है, वे आग में एक इमारत में फंस गए हैं। तीसरा है, वे ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। तो ये पूछते हैं कि यह गतिविधियां जो है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकंड ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, थर्ड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी कि CLT अप्रोच, फोर्थ है स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड CLT अप्रोच। देखिए दोस्तों, यहाँ पे CLT मेथड जो होता है वो फोकस करता है ऑन क्लासरूम एक्टिविटीज और वो इन्वॉल्व करता है रियल कम्युनिकेशन यानी कि जो वास्तविक में संचार जो होता है उस पे जो है CLT मेथड फोकस करता है। वो क्लासरूम एक्टिविटीज में इंटरेक्शन पे ज़्यादा फोकस करता है। Thank you friends for watching the video. I hope you like the video. Please share and subscribe the channel. Thank you.